हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स PT2 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि ईयर 2024 का ही है। मार्क्स इसमें 40 मार्क्स है और टाइम 90 मार्क्स है। इसमें सेक्शंस आपके 4 सेक्शंस थे और टोटल क्वेश्चंस 21 पूछे गए थे। और सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चंस था 1 मार्क्स का, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स ईच, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के, और लास्ट में सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस थे जो कि केस बेस्ड थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का था जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसी क्वेश्चन पेपर का मैंने अलग से PDF बना के सारे आंसर्स नीचे अटैच कर दिए इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड देख सकते हो। 21 to 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये केस बेस्ड क्वेश्चन था और 21 भी केस बेस्ड ही क्वेश्चन था। उसके ये PDF अलग से यहाँ पे अटैच किया गया, ये सारे आंसर्स है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस मैच करके देख लेना। सारा क्वेश्चंस एक साथ इसमें सारा MCQ भी सॉल्व किया हुआ है। सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ये अलग से इसमें PDF बना के अटैच कर दिया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है MCQ का वो पूछा गया था, द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। तो ये जो नंबर हमें दिया गया है -4/30, तो इनमें से ये कुछ रैशनल नंबर्स है, ये किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम या बराबर, है ना। तो किसके बराबर है, तो ये जो माइनस, इसको हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। -45/30 है ना, इसको हम कैंसिल करेंगे। ये दोनों देखो लास्ट का वंस डिस्प्लेस पे इसका 0 और 5 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों 5 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं। 5 6 जा 30 है ना, और इधर 5 9 जा 45, ये और भी कैंसिल जाएगा 3 से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा, मतलब -3/2 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, द रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2 इज़। तो -1 और -2 के बीच में रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 के बीच में फाइंड आउट करने बोला था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऐसे, -1 लिखेंगे और यहाँ पे -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और इधर -2 लिखेंगे, और इन दोनों के नीचे आपको 1 बिठाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर्स है सबके नीचे 6 था ना, तो हम इन सब को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किया। 1 6 जा 6 आया, और ये माइनस था, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये 1 6 जा 6 आ गया, मतलब ये हो गया -6/6। और ये -2/1 को भी 6 से करेंगे तो 2 6 जा 12, या माइनस का साइन आ गया, 1 6 जा 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -6/6 और -12/6 के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे। ऑब्वियसली ये सारे आएंगे, है कि नहीं, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 और -11/6। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से दिया गया है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला दिया गया ना जो कि यहाँ पे लाई करता है, तो इसलिए ये वाला हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 3.2 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का पूछा है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सपोज एक ट्रायंगल है ना। ये ट्रायंगल में ये पार्ट जो हो गया ये बेस कहलाता है, और ये पार्ट पूरा स्ट्रेट जो होगा ना वो हाइट कहलाएगा। ये हाइट नहीं होता है। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा सा है, तो ये हो गया आपका बेस, और ये जो स्ट्रेट ऊपर से आ रहा है ना ये हाइट हो जाता है। तो इसी तरह से एक ट्रायंगल का बताया गया है कि बेस है 5 सेंटीमीटर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, और ये हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे इसको फॉर्मूला में पुट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना था, 5 था, इंटू 3.2, है ना। तो ये देखो 2 से कैंसिल जा रहा है, 2 1 जा 2, और ये इसको 3.2 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 जा 2, इधर का 1 इधर गया, 2 6 जा 12, और ये पॉइंट यहाँ था तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 1.6। तो हमारा बच क्या गया, ऊपर में 1 इंटू 5 तो 5 ही होगा, और 5 इंटू 1.6 जब इनको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इसमें हमारा x का वैल्यू 0 डाल के हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया हमने, है ना। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा 2x² प्लस x माइनस ए यहाँ पे लिखा, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, x का वैल्यू 0 डालने बोले। तो 2 यहाँ पे हमने 2x एक साथ है, मतलब 2 के साथ x मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, या फिर आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो 0² है ना, क्योंकि x का स्क्वायर था, x की जगह 0 बिठा दिया। फिर यहाँ पे प्लस x है, तो हम यहाँ लिखेंगे +0, माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे 5। उसके बाद देखो 2 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 ही होता है, और 0 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख दे, इसके बदले हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, और ये वाला 0 आ गया यहाँ पे, माइनस ए इक्वल्स टू 5। उसके बाद देखो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो, बच गया हमारा माइनस ए इक्वल्स टू 5, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस ए इक्वल्स टू 5, और ये माइनस कभी भी आगे हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो ये ए को हम जब पॉजिटिव कर देंगे तो ये दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये रूल होता है। सपोज ऐसे माइनस बी इक्वल्स टू 2 है ना, तो आंसर में लिखेंगे बी इक्वल्स टू हो जाएगा -2, बी का वैल्यू, ये माइनस इधर को आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू हमारा आया -5। ये जितने भी MCQ क्वेश्चंस दे रही हो ये बहुत ही आप लोग के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज़ द डायमीटर न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक सर्कल का जो ये बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और एरिया हो गया बीच का पार्ट, है ना। बीच का पार्ट ये जो पार्ट है ना, ये हो गया आपका एरिया। बता रहे हैं कि अगर किसी भी सर्कल का मान लो कि सर्कमफ्रेंस जो है, इसका बाउंड्री का जो मेजरमेंट है और इसका जो सर्कल का जो एरिया है, दोनों ही अगर न्यूमेरिकली सेम है मान लो, तो व्हाट इज़ द डायमीटर। तो इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, डायमीटर किसको कहते हैं। सपोज़ ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है। सपोज़ कोई भी लाइन जब इस एक सर्कल का एंड पॉइंट से इसको ऐसे क्रॉस करते हुए पूरा दूसरे एंड पॉइंट पे आता है ना, इसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर के बराबर होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2πr² होता है, सॉरी 2πr होता है ना, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr² होता है, मतलब ये दोनों है बराबर, है ना। तो इसको हम दोनों साइड में देखो पाई दोनों साइड में है ना, तो ये दोनों पाई हो जाएगा आपका कैंसिल। तो बच गया क्या, 2r इक्वल्स टू r² बच गया, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2r का मतलब क्या है, 2 इंटू आर है, और r इंटू आर का मतलब क्या, r 2 टाइम्स है। फिर देखो यहाँ पर एक r और ये r कैंसिल हो गया, मतलब r इक्वल्स हो गया 2। r का मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है। रेडियस अगर आपका 2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होता है। इसका मतलब 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 होने से 4, इसका मतलब आपका डायमीटर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर डी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1, है ना। ये ट्रू फॉल्स में भी आप लोग का आ जा सकता है, मगर यहाँ पे इस तरह से पूछा गया था। तो एक रैशनल नंबर, मान लो कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज एक रैशनल नंबर लेते हैं हम 1/2, इसका रेसिप्रोकल मतलब होता है इसका उल्टा, इसके साथ प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल हो गया 2/1। इसके इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करने बोला ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हमेशा कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी नंबर लोगे ऐसा ही होगा। मान लो 3/5 है, तो इसको अगर हम 5/3 से इंटू करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमेशा ये 1 ही आता है हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। देखो फिर नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंप्लीफाई 3 प्लस 2 ये दोनों ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर का जो पावर 0 होता है ना, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। सपोज़ कोई भी नंबर, मान लो 100 का भी पावर 0 है ना, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। तो हम लोग 3 की जगह 1 लिखेंगे,
इसका भी जगह पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, चाहे वो 5⁻0 ये भी 1 ही है, तो इन दोनों को पहले कर लेंगे हम प्लस, 1 + 1 हो गया आपका 2, और इसके साथ ये 1 इंटू करेंगे तो आ गया हमारा 2। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4x - 3 4x = 0। तो ऐसा आप लोग का भी पूछा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। 4x - 3 का x का वैल्यू लेना है 2। 4 के साथ x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। यहाँ लिखेंगे 4 × 2 - 3, और पहले इन दोनों का काम सॉल्व करेंगे। 4 × 2 क्या हो गया आपका 8, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो गया, सॉरी बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, कैसे निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। इसको 72 का निकालने बोला था ना, तो 72 को देखो, जब हम सबसे पहले इधर का जो 2 है ना, इसका मतलब 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, इधर 1 गया, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे मैंने करके दिखाया था। तो 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 2। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह के दूसरे नंबर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मगर ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे दिया है 6 का पावर है 2, फिर इसका भी पावर है 4। जब अगर ऐसा आपको आया एग्ज़ाम में, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, है ना। 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो आपके 10 MCQ क्वेश्चंस हो गए। अब सेक्शन बी में करेंगे, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12 सो एज टू गेट 9/16। तो पहले आप समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि -7/12 में हम क्या प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 9/16। तो मान लो कि हम x प्लस करते हैं इसमें। ठीक है, सपोज आपका क्वेश्चन है x प्लस करते हैं इसमें, तो हम कैसे लिखेंगे x प्लस, देखो ऐसे लिखेंगे कि नहीं, x, सॉरी एक मिनट, मान लो हमने x प्लस किया, इसमें x प्लस किया -7/12 में, और हमें मिला ये। एक तरह से क्वेश्चन का मतलब ये है ना। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो ब्रैकेट था, और ये क्योंकि ब्रैकेट हमने क्यों डाला था कि माइनस था, माइनस और प्लस साइन हम बिना ब्रैकेट का एक साथ खुला में नहीं लिख सकते। फिर जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई, और ये प्लस और माइनस एक साथ ब्रैकेट खुलने से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, है ना। यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम, उसके बाद ये 7/12 यहाँ इक्वल्स टू, ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद देखो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, -7/12 को इधर ले आएंगे। इधर तो ये माइनस था, तो जब भी कोई नंबर इक्वल्स टू को क्रॉस करता है तो इधर आके वो हो जाता है प्लस। तो -7/12 इधर आके हो गया प्लस इसके साथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद तो ये एलसीएम निकालेंगे हम, 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 48। यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, देखो 16 और 12 दोनों किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, है ना। उसके बाद ये 2 2 जा ऐसे जा सकता था, ऐसे भी आप कर सकते थे, मैं डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, इस तरह से जब पढ़ा इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 48। तो 48 हो गया एलसीएम। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 48, है ना। यहाँ पे इन दो 9/16 प्लस इन दोनों के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 48। 16 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर वाले के साथ इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 48 को 12 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 4, और ये ऊपर वाले के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर 3 9 जा हो गया 27, 7 4 जा हो गया 28, फिर नीचे हमारा 48 डिनोमिनेटर अब सेम ही रहेगा दोनों का, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया 55/48। तो x का वैल्यू हो गया मतलब 55/48, हम -7/12 के साथ प्लस करने से हमारा आंसर आएगा 9/16। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आ जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 12। अ रेक्टेंगुलर वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे बताया गया एक वायर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरह से उसको बेंड किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, जिसका लेंथ है 40
और ब्रेथ है 20, ठीक है। फिर इसी वायर को मतलब खोल के एक स्क्वायर की तरह उसको बेंड किया गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। फिर पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये जो इस वायर से जो हमने ये स्क्वायर बनाया, तो इसका ईच साइड का मेजरमेंट कितना होगा, लेंथ कितना होगा स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर, ठीक है। जैसे कि लेंथ और ब्रेथ दिया गया, हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो देखो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ में पुट किया तो 40 + 20 60 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही वायर से बने हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × साइड, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 120, क्योंकि दोनों तो सेम वायर से बना था। जितना पेरीमीटर रेक्टेंगुलर वायर का होगा उतना ही पेरीमीटर तो स्क्वायर का भी होगा, है कि नहीं। तो पेरीमीटर स्क्वायर की जगह 120 लिखेंगे इक्वल्स टू 4 × साइड। उसके बाद देखो 4 के साथ साइड क्या है, मल्टीप्लाई है। तो एक साइड तो 4 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा इसके साथ डिवाइड। 120 को 4 के साथ डिवाइड किया तो आया 30। इसका मतलब ईच साइड का जो ईच साइड था, ये जो स्क्वायर का जो ईच साइड है, एक एक साइड, तो कितना मेजर का हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपको इसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद a की जगह 5 आपको पुट करना है और b की जगह पे आपको -3 पुट करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये एक्सप्रेशन हमने पहले लिख लिया यहाँ पे जो दिया गया था। 2 के बाद ये ब्रैकेट है, मतलब 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई है, 2a² हो गया। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो गया, +3 एज इट इज़ लिखा, -ab ऐसे लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला 2ab और -ab दोनों सेम, यहाँ पे इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स है, दोनों सेम है। तो इन दोनों को पहले एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 क्या हो गया हमारा, 2a² + 2ab -ab, और ये 3 को इधर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2a² + 2ab से -ab का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, है ना। तो यहाँ पे 1 है मतलब, और ये ab लिख देंगे। और प्लस साइन इसलिए पड़ा क्योंकि 2 जो था बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर के आगे जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे आता है। और ये +3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, सबका वेरिएबल्स अलग है, ये स्क्वायर है, ये ab है, ये तो नहीं न्यूमेरिकल है। तो यहाँ तक मतलब सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करने बोला था जो कि था 5, और b का वैल्यू था कितना, -3 हमें पुट करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। तो हमें क्या किस एक्सप्रेशन में डालेंगे, यहाँ पे जो हमें मिला था सिंप्लीफाई करके। तो a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस ab बोला था ना, a का वैल्यू 5 और b कितना था -3, और ये वाला +3 यहाँ पे लिखेंगे। a का स्क्वायर कितना होगा, 5² मतलब 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे, 2 × 25। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 3 = 15, और प्लस माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये प्लस और ये माइनस था ना, इसीलिए। उसके बाद ये +3 यहाँ पे बिठाया। उसके इन दोनों को इंटू करेंगे, 2 × 25 हमारा आएगा 50। उसके बाद ये +15 एज इट इज़, +3 एज इट इज़ बिठा देंगे। उसके बाद देखो ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, इसको और इसको एक साइड लिख देंगे और -15 को इधर ले आएंगे। 50 + 3 हो गया 53, और ये -15, 53 से 15 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 38। तो यही हो गया वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, जब हमने ये पुट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा इसके ऊपर ये दिया ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इस तरह के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आप इसको पूरा, जब ऐसे रहता ना तब उसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे 2 × 2 × ऐसे करके। बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है तो आपको बस उस फॉर्म में करके छोड़ देना है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है देखो, 5 raised to the power 2, फिर इस होल का पावर है आपका 3, है ना, और इनटू है 5 raised to the 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों का काम पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि
ये ब्रैकेट है ना, तो हमारा एक नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था, जैसे कि सपोज़ ये ऐसे कभी भी रहता है तो पहले ये दोनों का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 3 जा ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6, 5⁻6 हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा, फिर इन दोनों को कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिखा के, नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया 5⁻6। फिर ये हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे इसकी तरह पूरा सेम, है ना। उसके बाद देखो 5⁻6 हो गया और ये हो गया। अब देखो ये दोनों बेस सेम है और दोनों का पावर्स जो है ना अलग अलग है, अभी से मल्टीप्लाई है। जब भी ऐसा होता है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर्स अलग होते हैं, तो आपस में जो ये पावर्स होते हैं ना, ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो 6 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5⁻6 + 4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 5⁻10 डिवाइडेड बाई 5⁻7। अब देखो अब फिर भी बेस सेम है और ये जो पावर्स है ना, ये दोनों पावर्स अलग है और डिवाइड का साइन है, इस बार मल्टीप्लाई नहीं है। डिवाइड का साइन रहने से आपस में होता है माइनस, तो 10 - 7 हो गया। जब हम 10 से -7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, मतलब आंसर हो गया 5⁻3। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर बोला होता फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 5 × 25, 5 × 125 हमारा आंसर आता, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा लॉज अप्लाई किए वो आपको साइड में लिखने भी जाने हैं, एग्ज़ाम में आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁻15। तो यहाँ पे भी देखो ये भी इजी है, पहले ब्रैकेट का काम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 2⁻20 और 15 है ना, तो बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 लिखेंगे और ये आपस में हो जाएगा माइनस, है ना, और ये साइड में इंटू 2⁻³ ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 × 2⁻3। अब देखो फिर से बेस सेम है, पावर्स अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने से पावर्स दोनों प्लस हो जाएंगे। 2⁻⁴ हो जाएगा 5 + 3, कितना हो जाएगा फिर 2⁻8 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ 9.8 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। तो डायमीटर दिया गया है, एक सर्कुलर गार्डन सर्कल है, और पहले आपको ध्यान देना सर्कल है तो उसका डायमीटर दिया गया है ना। डायमीटर जो है कितना है 9.8 है पूरा। तो डायमीटर से तो काम हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ हमें चाहिए रेडियस, तो डायमीटर से हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9.8 था तो 9.8 को हम करेंगे 2 से डिवाइड। देखो 2 × 1 = 2, 9 है ना, 2 × 4 = 8, मगर यहाँ पे तो 9 है, 1 कैरी इधर चला जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब 4.9 हो गया उसका रेडियस, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है πr², तो हम लोग πr² में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना था हमारा 4.9, r² 2 टाइम्स होगा ना, इसलिए 4.9 × 4.9। और देखो 7 और 49 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 = 49, मगर जबकि यहाँ पे 4.9 था तो यहाँ पे एक आगे में पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या बच गया 22, 0.7 और 49, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई, सॉरी 49 नहीं 4.9, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। लिखना नहीं भूलना है, जब भी एरिया रहेगा आपको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखना ही होगा। और पेरीमीटर में हम ये स्क्वायर नहीं डालते, ठीक है, ओनली मीटर सेंटीमीटर ऐसे रहता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। तो ये सेक्शन बी ख़त्म हो गया, अब सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि 4 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, कौन सा नंबर सबसे छोटा है वो पहले लिखना है आपको, उससे बड़ा वाला नंबर उसके बाद में लिखना है, इस तरह से। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, जब हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सबका अलग है, तो सबसे पहले हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, 7 का, 14 का और 12 का, माइनस यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये तो किससे कैंसिल जाएगा, 4 और 2 है ना, तो 2 से जाएगा, 7 को एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, है ना। फिर ये दोनों किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और ये 6 एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ये 6 किससे जाएगा,
2 3 जा 6 है ना, तो ये सारे नंबर्स आ गए, मतलब 2 × 7 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 2 जा कितना होगा, 14 2 जा 4 2 जा 8, 28 हो गया। फिर 28 3 जा 3 8 जा 24, 4 2 3 2 जा 6 7 8, 84 आ गया एलसीएम। तो मतलब इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम 84। उसके बाद करेंगे क्या, पहले जो नंबर पहला वाला नंबर है ना 3/7 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 5/-14 यहाँ लिखेंगे और नीचे में 7/12 ऐसे लिखना है आपको। इन सबको थोड़ा सा लाइन लंबा कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो सब में। उसके बाद क्या करना है, इक्वल्स टू हमारा कितना आया था, एलसीएम 44 आया था ना, यहाँ पे लिखेंगे हम 84 आया था ना, यहाँ पे लिखेंगे 84। उसके बाद आपको सोचना है 7 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा। कैसे पता कर सकते हैं, हम डिवाइड करके, है ना। 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया आपका 1, 4 आया 2 जा, है ना, 12, मतलब यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 12, है ना। इस तरह से 84 को 4 से कितने से करोगे, 4 2 जा 8 और 4 1 जा मतलब 21 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप 21, फिर 12 3 जा कितना होगा यहाँ पे 36, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बस ये मैंने आपको दिखा रही थी कैसे करना है। देखो थोड़ा सा ब्लर आया है मगर ये है इस तरह से, -36/20 84 है, -38/84 आया, -49/84 आया। यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखाया था ना आप लोग को, वही यहाँ पे है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब नंबर्स आए हमारा -36 आया था, इधर 30 -30 -49, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, जो माइनस में है ना, ये -49 है, -30 है, -36, तो इनमें से माइनस है ना इंटीजर्स, तो जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा है, इज़ लेस देन -36 इज़ लेस देन -30। -49 आया किससे था, ये इसमें आया था ना, मतलब ये वाला सबसे छोटा है, तो ये आगे लिखेंगे। उसका -36 ये वाला, तो मतलब -7 से, उसके बाद ये इससे छोटा है, फिर सबसे बड़ा मतलब ये वाला था बीच वाला -30। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 meters. Find the length of the rope he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, also find the cost ₹4 per meter. तो एक गार्डनर है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग कभी पूछे जा सकते हैं। एक गार्डनर है जो एक सर्कुलर गार्डन है उसके पास, उसमें वो फेंसिंग करना चाहता है, मतलब यहाँ पे बाउंड्री लगाना चाहता है चारों ओर, ठीक है। तो और उस गार्डन का जो डायमीटर है ना वो 21 मीटर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो उसको रोप कितना चाहिए होगा एक बार उसको ऐसे करने के लिए, मगर वो कितनी बार राउंड मारेगा फेंस करने के, 2 टाइम्स। वो एक बार ऐसे बाउंड्री तो करेगा और एक राउंड करेगा उसी रोप से, मतलब 2 टाइम्स हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना होगा। सर्कल बाउंड्री निकालना है हमें, एक गार्डन का जो कि सर्कल है, तो क्या निकालेंगे हम, उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो मगर यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा ना, तो हमें 2 टाइम्स एक बार सरकमफेरेंस निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फाइंड आउट करने बोला है कि 1 मीटर का अगर दाम 4 रुपया होगा ना, तो उसको कितना रुपीज़ लगेगा, उतना कॉस्ट। पहले तो हमें मीटर्स कितना लेंथ मीटर होगा वो तो निकाल लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग पहले निकालते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। 2π का वैल्यू 22/7 लेने बोला था यहाँ पे, और r का वैल्यू हम लिखेंगे 21/2, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया था ना, इसको 2 से डिवाइड ना करके ऐसे भी लिख के रख सकते हो। उसके बाद देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 कैंसिल है ना, फिर यहाँ पे भी ये भी कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, फिर ऊपर में क्या बच गया 22 × 3, इसको जब करोगे आपका आया 66 मीटर्स। मतलब एक राउंड में 66 मीटर रोप चाहिए होगा, तो 2 राउंड्स में कितना हो जाएगा 66 × 2, है कि नहीं। तो उसको कितना चाहिए होगा 66 × 2 किया, तो देखो उसको रोप चाहिए होगा गार्डनर को 132 मीटर्स, ठीक है। तो 1 मीटर का कॉस्ट दिया गया है ₹4, तो 132 मीटर्स का कितना हो जाएगा ₹4 × 132, इसको मल्टीप्लाई करने से आता है ₹528। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, सेम है फिर से, p का वैल्यू -2 निकालने बोला है और कुछ फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। इस बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। 3p² + 4p + 7, p का वैल्यू -2 दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप p का वैल्यू -2 बिठा देना है,
फिर इन प्लस 4p है मतलब 4 इंटू -2 प्लस 7 यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 है मतलब 2 2 जा हो गया 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आप लोग गलती से -4 मत बिठा देना है, यहाँ पे होगा 4, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +4 और -2, ऑब्वियसली +4 के अगर -2 के साथ इंटू करेंगे 4 2 जा आपका आएगा 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पे -8 बिठाया और यहाँ पे +7। उसके बाद 3 4 जा 12 यहाँ पे। उसके बाद 12 और 8 दोनों को प्लस करने से आया 19 और 19 में से 8 को माइनस करने से आ गया 11। ये नंबर 1 वाला हो गया सॉल्व। और नंबर बी का देखो -2b स्क्वायर क्यूब था तो सेम ही है, बस यहाँ पे आपको अच्छे से वैल्यूज़ पुट करते जाने हैं। -2 इंटू पी क्यूब था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 क्यूब, पी की जगह -2, फिर -3 यहाँ पे लिखा देख के, फिर पी स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस 4p था मतलब 4 इंटू -2 प्लस 7। उसके बाद ये सारे को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको और इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो -2 क्यूब क्या होगा, क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, जब 3 बार करोगे तो आपका आएगा -8, ठीक है। और इसको 2 बार करने से आएगा 4, यहाँ पे हम लिख देंगे, बाकी तो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो 2 और 8 इंटू करेंगे तो आया 16, जबकि दोनों ही इंटीजर्स माइनस थे तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इसलिए मैंने यहाँ कोई साइन नहीं दिया है। फिर इन दोनों को इंटू करोगे 3 4 जा हो गया 12 और ये माइनस था ये प्लस था तो यहाँ पे आया माइनस प्लस माइनस का साइन यहाँ पे। उसके बाद ये -8 और -7 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद जो प्लस इंटीजर्स है एक तरफ और जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो एक तरफ, 16 और +7 पॉजिटिव इंटीजर्स था उनको एक तरफ लिखा, -12 और 8 को एक तरफ कर दिया। इन दोनों को प्लस किया तो आया 23 और इन दोनों को प्लस किया तो आया 20। ये साइन आ गया, वह माइनस ही बैठेगा क्योंकि दोनों ही माइनस थे। फिर 23 से 20 को माइनस करेंगे तो आपका आ गया 3। तो इस तरह से हमने इन दोनों का वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको सिंप्लीफाई करने दिया गया है, ठीक है। इस तरह का सिंप्लीफाई आपके जो बुक्स में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो सब भी कर लेना, ज़रूरी नहीं कि यही वाला आएगा, ठीक है। उनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आप अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो यहाँ पे तो ये वाला पूछा गया था तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आप देखोगे ये 25 है और ये 10 है और ये 6 है, इन सबको आपको प्राइम फैक्टर्स में लिखने होंगे, ठीक है। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, है ना। और इस 6 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 6 को तोड़ के 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने बस ये क्वेश्चन लिखा और इसको बस जैसे मैंने आपको समझाया 10 की जगह लिखा 2 इंटू 5 टू दी पावर 5, 5 की जगह लिखा 5 इंटू 5 और यहाँ पे इसकी जगह ये लिखा, बाकी सेम ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग देखो ये 3 रेज टू दी पावर 5 एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 का भी पावर 5 है और 5 का भी पावर 5 है। तो ये दोनों को इस बार अलग अलग करके लिख देंगे, अलग अलग करके लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 इंटू 5 है ना, इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये स्टेप ऊपर का समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर नीचे में 5 रेज टू दी पावर 7, फिर यहाँ पे भी सेम 2 का पावर 5 देंगे एक बार और 3 का पावर फिर से 5 देंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप देखो कि बेस सबका किसका किसका सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों तो बेस अलग है, यहाँ दोनों बेस सेम है मगर मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई रहता है, ऊपर में पावर्स क्या हो जाता है आपस में प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ ये सारा पार्ट सेम रहेगा, ये बस ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ठीक है। 5 रेज टू दी पावर 5 प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया 7 और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ था जैसा क्वेश्चन में पहले, ये सारा सेम लिखाते हुए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या किया हमने। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रेज टू दी पावर 5 यहाँ है, 3 रेज टू दी पावर 5 यहाँ भी है, तो इनको हम एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 5 है, इनको एक साइड कर लेंगे और इन दो एक साइड कर लेंगे, मतलब थोड़ा सीरियली लिख लेंगे। 2 को पहले लिख दिया, 3 वाले को इधर लिख दिया, 5 वाले को इधर। उसके बाद देखो ये सारा देख सकते हो कि बेस सेम है और पावर्स भी यहाँ पे वैसे सेम ही है। बेस सेम रहने से क्या होता है, पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। पहले इस मान लो आप लोग को ये सॉल्व करने दिया होता, आप कैसे लिखते,
2 ऐसे है, मतलब ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में बस लिख दिया ऐसे। इसको क्या दोनों बेस सेम है तो 2 लिखोगे और 5 - 5 लिखोगे कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बदले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसके बदले हम लोग इसको इधर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 बिठाएंगे। 3 5 यहाँ भी 0, 7 - 7 भी यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट स्टेप पे 2 का पावर 0 है, इसका मतलब किसी भी नंबर का पावर जब भी 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, 3 1 हो गए। मगर आपस में तीनों इंटू है, 1 1 जा 1। आप लोग यहाँ पे जल्दी बे 3 मत लिख देना, प्लस मत कर देना, ये तीनों है आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग के भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है आप लोग का, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, अनीता इज़ मेकिंग फेस मास्क यूजिंग ग्रीन कलर्ड कार्ड शीट फॉर हर आर्ट प्रोजेक्ट। अनीता एक फेस मास्क बना रही है ग्रीन कलर का एक कार्ड शीट लेके अपने आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो उसने क्या किया, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। उसके पास जो ग्रीन कलर का कार्ड शीट है, ये पूरा देख सकते हो ना, इसका मतलब रेडियस जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है। शी रिमूव 2 सर्कल्स, उसमें से उसने क्या किए 2 सर्कल्स निकाले। जैसे कि आप देख सकते हो ये इन दोनों का रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो एक रेक्टेंगल पार्ट भी निकाला ऐसा माउथ के लिए काट के, जिसका लेंथ है 3 और ब्रेथ है आपका 1, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उससे आपको फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द 2 स्मॉल सर्कल्स, है ना। तो स्मॉल सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है दोनों का। तो पहले तो हम एक का फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरे का ऑलरेडी इंटू 2 करके निकल जाएगा। तो इसका हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, 2 सर्कल्स का रेडियस जो है ना 3.5 है। तो मतलब हम पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, आपको लिखना है 3.5, एरिया ऑफ 1 स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और r की जगह वैल्यू हम डालेंगे 3.5 × 3.5 क्योंकि r 2 टाइम्स है। फिर ये हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखो 7 है ना, 3.5 तो कैंसिल होगा, 7 1 7, इसको 7 5 35 पॉइंट था इसलिए आगे में एक पॉइंट लग जाएगा, और इन तीनों का आप करोगे मल्टीप्लाई करने से आता है 38.5। तो ये एक स्मॉल सर्कल का एरिया था, 2 का निकालने बोला था, इसको जब आप इंटू करोगे 2 से आपका आएगा 77। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नंबर 2 में पूछा है एरिया ऑफ द बिग सर्कल। तो क्वेश्चन में एरिया ऑफ द बिग सर्कल का डायमीटर 14 दिया गया था, है ना, नहीं सॉरी रेडियस 14 दिया गया था। तो हम ये फॉर्मूला में लिखेंगे पाई r स्क्वायर में फिर से लिखेंगे, रेडियस की जगह लिखेंगे 14 × 14, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 2 जा 14, तो 22 × 2 × 14 जब आप करोगे आपका आएगा 616। तो ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट पूछा है, तो अभी तक तो हमने बस निकाला था। रिमेनिंग शीट कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा टोटल है इसमें से अगर हम क्या करेंगे इसका एरिया और ये एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकल जाएगा ना। तो मगर हमें इन दोनों आइज़ का एरिया पता था, है ना, इसका एरिया तो नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है एरिया ऑफ द बिग सर्कल हमें पता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था। एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स हमारा इतना आया था पिछले क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर आया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में कर देंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो हमें उस पूरे शीट से निकाल देना है। तो 77 और 3 प्लस करेंगे तो आपका आया 80, और इस 80 को उस पूरे एरिया जो बड़ा सा सर्कल जो ग्रीन कार्ड का सर्कल था फेस था उसमें से माइनस कर देंगे तो आया आपका 536। तो यही हो गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिमूव्ड। हमने कितना रिमूव किया वो फाइंड आउट करने बोला है। तो ये तो हमारा ऊपर ही पता चल गया था। 616 में से जब हमने 536 माइनस किया था तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने रिमूव किया, पिछले वाले क्वेश्चन में ही कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। रवि इज़ वर्किंग ऑन अ सीविंग प्रोजेक्ट एंड हैज़ 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक। रवि कुछ सिलाई का काम कर रहा है और उसके पास 2 कपड़े के टुकड़े हैं। पहला जो कपड़ा है ना उसका लेंथ है आपका 3/4 मीटर्स और दूसरा का है 5/8 मीटर्स। रवि वांट्स टू कंबाइन बोथ पीसेस टू गेट द टोटल लेंथ। रवि चाहता है कि
वो दोनों पीसेस को कंबाइन कर दें, मतलब प्लस कर दें, तो उसको टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस बेसिस पर हमें उसे फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द फैब्रिक रवि हैज़। रवि के पास टोटल लेंथ कितना होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, देखो इस तरह से निकालना है, आप लोगों को तो पता ही है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 8, फिर इसको आप 6 + 5 करोगे 11/8 आ जाएगा मीटर्स। विच पीसेस बिगर, कौन सा बिगर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शंस का हम लोग जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते थे सेम, 3/4 है और यहाँ पे 5/8 है। उन दोनों का ऐसे लंबा लाइन खींचना है आपको, मल्टीप्लाई का साइन देना है। यहाँ पे दोनों का हमने जब एलसीएम निकाला था 8 आया था ना, यहाँ पे लिखना है 8 दोनों में नीचे नीचे। तो यहाँ पे देखो 4 कितना जा 8 होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 8 कितना जा 8 आएगा 1 जा ही होगा, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 5 1 जा 5। इन दो में देखो अब डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला 6 बिगर है, 6 बिगर है मतलब 3/4 बिगर है। 6/8 किससे आया था, 3/4 से, मतलब 3/4 बिगर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 3/4 इज़ बिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4 का इजीली रेसिप्रोकल क्या होगा, बस हम उल्टा कर देंगे, ऐसे कर दोगे आप 4/3। ठीक है, रेसिप्रोकल मान लो आपका क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 2/1 का क्या होगा, आप लिखोगे 1/2, है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन है 5/-2, तो आप इसका लिखोगे -2/5। ठीक है, इस तरह से होता है रेसिप्रोकल, पूरा उल्टा कर देना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/8। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, मान लो आपका ये जो नंबर है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो एडिटिव इन्वर्स उसका जो होगा वो नेगेटिव में आपको लिखना है। सपोज आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको एडिटिव इन्वर्स लिखना है 2 का, तो इसका हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स होगा -2। सपोज -3 का एडिटिव इन्वर्स आपसे पूछा, आप लिखोगे -3। इसी तरह से फ्रैक्शंस में 5/8 का पूछा है ना, तो इसमें बस आपको माइनस लगा देना है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यही हो गया एडिटिव इन्वर्स। सपोज और एक आपको समझा देती हूँ, इसी से रिलेटेड है, -2/-3, अगर इसका एडिटिव इन्वर्स पूछे तो आप लोग इसका 2/3 नहीं लिखोगे, ये हो जाएगा गलत आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन में ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना। तो मतलब असल में क्वेश्चन में पूछा है कि दिखने में तो लग रहा है -2 और -3 है, मगर ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं है दोनों, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है। असल में मतलब इसका आपका एडिटिव इन्वर्स पूछा है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, आप आंसर में लिखोगे -2/3। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है सॉल्व। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोग के एग्ज़ाम से ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग अच्छे से, अगर एक बार में आप लोग को प्रैक्टिस नहीं होता है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना, इससे आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही हेल्प होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना कैसा लगा। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पेपर पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।